Now discuss about the friction is necessary evil. फ्रिक्शन की जरूरत भी है और एडवांटेज है तो वो डिसएडवांटेजेस भी हैं और हमें ये डिस्कस करना है. फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल. नेसेसिटी भी है, इवल भी है, ये डिस्कस करना है. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. Because as you know that we can't remove the friction, we can only reduce the friction. तो इसलिए हम लोग ये सारे टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे. तो पहला टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन इज नेसेसिटी और एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन. So many examples. Even you can't write anything on the blackboard or on the notebook without friction. Even you can't walk without friction. और फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे. आपने देखा होगा कि रैली सीजन में जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो जल्दी स्लिप हो जाता है. आपने देखा होगा जो प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हों या फुटबॉल खेलते हों, बैडमिंटन खेलते हैं तो उनके शूज अलग कैटेगरी के बनाए जाते हैं सो दैट दे कैन प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रिक्शन. मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सके, स्लिप ना हो पाए. और इसीलिए हर एक गेम के लिए आजकल अलग अलग डिजाइनिंग होने लगी है चीज की. कितना फ्रिक्शन देना चाहिए ये इस बात पे डिपेंड करता है. क्रिकेट शूज अलग होते हैं, बैडमिंटन के शूज अलग होंगे, फुटबॉल के अलग होंगे और कुल मिला के उनमें हिसाब से उनकी डिजाइनिंग की जाती है, प्रॉपर फ्रिक्शन मिलता है. क्लियर? आप देखो एक जो मूवी है गोल्ड, उसमें आप देखो जो इंडियन हॉकी टीम है वो शूज ऐसे पहने हुए थे, इसमें स्पेक्स वगैरह नहीं थी, प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं था तो फिसल गए. जबकि जो दूसरी टीम थी उनके बहुत अच्छे शूज थे, अच्छा खेल रहे थे. फिर अच्छे कमाल उनके जूते उतरवाए तब जाके मैच हुआ और अल्टीमेटली इंडिया ने गोल्ड जीता. क्लियर ना? और जान लो कोई भी चीज अगर मैकेनिकल जितनी मशीनरी पार्ट है वो वर्क ही करता है फ्रिक्शन के ऊपर. फ्रिक्शन नहीं होगा तो व्हील्स घूमेंगे ही नहीं. पुली एंड बेल्ट सिस्टम होता है. कई बार ऐसा होता है कि पुली एंड बेल्ट सिस्टम में बेल्ट इतनी स्मूथ हो जाती है कि वो घूमती नहीं. फिर उसमें ऐसा एक लिक्विड यूज किया जाता है जिससे वो उसके चिपक के चले, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ता है. क्लियर? तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है. आप देखो कि जहाँ स्लिपरी जमीन होती है वहां पर अगर टायर आपके पुराने हैं, घिसे हुए हैं, तो वो स्लिप होते रहेंगे, चलेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे. दैट द रीजन. ठीक? तो ये तो हो गया एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन. थाउजेंड्स एग्जांपल्स. जब सिंपल ये बात कह दी आप चल तक नहीं सकते विदाउट फ्रिक्शन, तो सोच लो क्या करोगे. फ्रिक्शन इज इवल. डिसएडवांटेजेस. फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस हो जाती है. अगर आप साइकिल चला रहे कहीं ब्रेक्स लगती रहे, आपने लगा रहे फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि ब्रेक्स अपने आप लगती रहती है. बड़ा मुश्किल आती है साइकिल चलाना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप खूब कोशिश करोगे लेकिन आप पूरी दम लगा रहे हो, बड़ा मुश्किल से चल पाती है. जाके फिर ब्रेक सही कराओ. रीजन फ्रिक्शन था. ऐसे ही मशीनरी पार्ट्स गर्म हो जाती है फ्रिक्शन के कारण, तो उनके टूटने फूटने का डर रहता है. एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि वहां एनर्जी लॉस हो रही है, तो एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है. तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए. एफिशिएंसी डाउन हो जाना, वियर एंड टियर, ठीक है, और टेम्परेचर का इंक्रीज होना, हीट बढ़ जाती है.
these are few disadvantages of the friction. Clear? तो अब फ्रिक्शन को जैसे हमने आपको बताया, वी कांट रिमूव द फ्रिक्शन, हम लोग फ्रिक्शन को रिमूव नहीं कर सकते, वी कैन ओनली रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो कैसे रिड्यूस करेंगे ये डिस्कस करते हैं। देयर आर फ्यू मेथड बाय विच वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो फर्स्ट मेथड इज बाय पॉलिशिंग, पॉलिशिंग मेथड। जब फर्नीचर वगैरह आप देखो, फर्नीचर विदाउट पॉलिश फर्नीचर आप देखेंगे तो आप लेने की इच्छा भी नहीं चलेगी आपकी। There are so many irregularities, जैसे तो पॉलिश वगैरह कर देते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट जल रही होती है, शोरूम में फर्नीचर लगाओ बहुत सारी लाइट जल रही होगी, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज पहुंची, मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब आईज पे पहुंचेगी वो चीज आपको बहुत खूबसूरत दिखेगी। ऐसे आप देखो शूज जो होते हैं उन पे पॉलिश की जाती है, पॉलिश्ड वाले शूज जो होते हैं, अगर कोई बंदा आपको देखेगा तो उसकी जब दिखाएं जूतों पे जाएंगी और जूते आपके वेल पॉलिश्ड होंगे, बंदा सोचेगा बंदे में यार कुछ तो है। आप देखो आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के जवान, आर्मी में डेली पॉलिश करनी पड़ती, एकदम चमकते हुए जूते होते हैं, अच्छे लगते। क्यों? लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज पे आई, मैक्सिमम आई, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, इसलिए प्रॉपर शूज पॉलिश भी करते थे। ऐसे ही आप देखो कि जो घरों पे पेंट वगैरह कराते हैं उससे पहले वॉल पुट्टी कराते हैं, उसके ऊपर पहले पुट्टी भरी जाती है। क्यों? पुट्टी भरेंगे तो उसमें जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो फिलअप हो जाएंगी और एक स्मूथ हो जाएगी दीवार, उसके बाद फिर उसके ऊपर पेंट करेंगे। जब ऐसा करेंगे जैसी लाइट जलेगी उस पर लाइट पड़ेगी तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो आपको दीवार ज़्यादा सुंदर दिखेगी। बाई पॉलिशिंग मेथड हो गया, क्लियर। और अब सेकंड लेके चल रहे इसी में हम लोग बाय लुब्रिकेशन, प्रॉपर लुब्रिकेशन। ऑटोमोबाइल्स में आप देखो कि आप अगर कार की सर्विस करा के आए हो तो बताएगा आपको कि इतने किलोमीटर या इतने महीने बाद आप दोबारा फिर सर्विस कराने आ जाना, चाहे स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो। उसका रीजन होता है लुब्रिकेशन से क्या होगा, जो मशीनरी पार्ट घूम रहा है उसके अंदर तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो माइलेज ज्यादा आएगा, अच्छा एवरेज बनेगा, पावर लॉस कम होगी। और फिर कुछ महीने बाद क्यों कहते हैं उसको आने के लिए, क्योंकि जो उसमें लिक्विड पड़ा हुआ, ऑयल पड़ा हुआ है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, फिर वो मशीनरी पार्ट के साथ लग के नहीं चलेगा, उसकी जो स्मूथनेस है वो कम हो जाती है, और इसीलिए फिर कहा जाता, इसलिए आप देखो कि एवरेज खराब आना स्टार्ट हो जाएगा और मशीनरी पार्ट घिसना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इवन साइकिल देख लो, और साइकिल आप 2 दिन बारिश में खड़ी कर दो, बारिश हो रही है और आप बाहर खड़ी कर दो उसको, 2 दिन तक भीगने दो उसको, उस वजह आप चलाओगे तो बड़ा मुश्किल आएगी, आवाज आएगी तो अलग, चलाने में दिक्कत आएगी। फिर आप साइकिल वाले के पास जाओगे, वो फिर ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करेगा, फिर आप चला पाएंगे। दैट इज लुब्रिकेशन। सेकंड मेथड था बाय लुब्रिकेशन मेथड, क्लियर। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड friction also depends the nature of materials are in contact, और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि टायर्स रबड़ के लिए जाते हैं और रोड कंक्रीट्स की, बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स मींस रबर एंड कंक्रीट इज वेरी स्मॉल, व्हाइल इफ यू कंपेयर विद द आयरन एंड कंक्रीट। आयरन कंक्रीट के कंपैरिजन में रबर और कंक्रीट के बीच में फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए टायर्स रबर के होते हैं
रोड्स कंक्रीट की बनाई जाती है, दैट द रीजन। क्लियर? ये हो गया बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। नाउ और अब देखिए चल रहे हैं बाय streamlining to reduce the air friction and water friction, especially designing हुआ करती है like this। जो एरोप्लेन की शेप होती है ऐसी क्यों होती है? To reduce the air friction। बोट होती है उसकी शेप इस तरह दी जाती है जिससे कि पानी इधर से निकल जाए, इस तरह स्ट्रीमलाइनिंग शेप। जो फास्ट मूविंग ट्रेन्स होती है, बुलेट ट्रेन्स, उनकी शेप इस तरह होती है, ये यूं निकल जाएगी। तो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एयर फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो उससे ट्रेन फास्ट चल पाएंगे। अब आप सोच रहे हो सर जब ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया में सारी ट्रेन ऐसी बना दो, एक तो मटेरियल भी कम लगेगा, क्योंकि अगर इस तरह इंडिया में ट्रेन होती हैं, इंजन इस तरह होता है, बहुत करेंगे तो इतना कर देते हैं बस, अगर इतना कम करेंगे तो भाई इतना मटेरियल और बच गया तो और फायदा हो जाएगा। लेकिन इंडियन ट्रैक्स बिछाए गए हैं और मैक्सिमम अंग्रेजों के जमाने के, और उस टाइम स्टीम इंजन चला करता था और स्पीड उसकी 40 से 50 किलोमीटर पर आवर थी, उसी हिसाब से वो ट्रैक बिछाई गई थी। अब जो नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं वो फास्ट मूविंग ट्रेन्स के लिए बिछाई जा रही है, लेकिन ज़्यादातर तो पुराने ट्रैक्स हैं, तो उसमें भाई 40 से आप 80 चला लोगे। अब ये तो नहीं 40-50 चलती थी आपने 80 कर दी या 100 कर दी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 250 कर दो तो मुश्किल है, उखड़ जाएगी, बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अब जो जैसे मेट्रो आप देखें, मेट्रो की शेप यही थी क्योंकि नए ट्रैक्स लगाए गए सारी दिल्ली में, तो वहाँ। और फिर दूसरी बात है कि मेट्रो जब तक स्पीड पकड़ देते तो स्टेशन आ जाती है, स्पीड पकड़ेगी स्टेशन, स्पीड पकड़ेगी स्टेशन, तो उसको करने में कोई दिक्कत भी नहीं थी, उन्होंने कर भी दी ना। लेकिन अब जो ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और जो ट्रेन में बदलाव आ रहा है, जो अब इंडिया में बनने लगी हैं ट्रेन्स, और IIT के इंजीनियर्स डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइन दे रहे। इंडिया में बुलेट ट्रेन भी कुछ एक सालों में आपको देखने को मिल जाएगी, काम चल रहा है उसके ऊपर। तो फास्ट मूविंग ट्रेन्स की शेप इस तरह हुआ, ठीक। इवन कि आप लोगों को साइकिलिंग होती है ना, साइकिलिंग करते हैं लोग, उनकी शेप, हम लोग तो ऐसे चला रहे होते हैं, ऐसे सीधा हवा लग रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें इस तरह चलते हैं, यूं शेप रहती है उनकी, क्यों? जैसे एयर ऊपर से निकल जाए, यूं घुमा लेते हैं, सीट ऊपर होती है, ये कैसे होके एयर ऊपर से निकल जाए। जो रेसिंग साइकिल्स होती हैं उनमें भी ऐसे होता है, क्लियर? इवन की बाइक रेसिंग करते हैं वो देख लो आप, उनकी सीट पीछे ऊपर होती है, और अगर कार रेसिंग देखो तो उनकी कार अलग स्पेशल डिजाइनिंग होती है। ये सब कुछ एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए होता है। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। इसका डायग्राम देखो बॉल बेयरिंग का। डायग्राम इस तरह बनता है, there are two cylinders, small cylinders, और इनके बीच में जैसे ये जो इंडिया तो हमने A मान लिया, इसको C मान लिया, और इनके बीच में इस तरह की बॉल्स होती हैं, बॉल बेयरिंग्स। इस तरह तो अगर ये इधर घूम रहा है तो ये इधर घूम रहा है, बॉल बेयरिंग्स। जो इनर वाला ये पार्ट, आप देख रहे हैं जो शेल या इनर पार्ट जो
सिलेंडर का है वो एक्सेल के साथ फिटेड होता है, एक्सेल के साथ ये एक्सेल यूं घूमेगा तो ये इधर घूमेगा, बॉल बेयरिंग्स इसके अपोजिट घूम रही है और आउटर जो सिलेंडर है वो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग्स क्या करती है, कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। और आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से कम होता है मैक्सिमम केसेस में, इसलिए फ्रिक्शन कम हो जाता है। बॉल बेयरिंग्स इज अ वेरी कॉमन थिंग, साइकिल्स तक में लगी होती है, पैडल्स के साथ और हैंडल के साथ, ट्रक वगैरह इन सब में जितने भी व्हील वगैरह लगे होंगे उनमें सब में वॉल बेयरिंग्स यूज होती है। तो इस तरह वॉल बेयरिंग का यूज होता है टू रिड्यूस टू चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। व्हील्स लगा दिए जाते हैं और उससे फिर ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, स्लाइडिंग टू रोलिंग। सो दीज आर द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। इस तरह हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है वी कांट रिमूव द फ्रिक्शन। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है। जैसे आप देखो कि बॉल आपने ऊपर फेंकी और वो कैच कर ली और हम लोग क्या लेके चलते हैं, कंसीडर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तुम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। सपोज द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, क्वाइट इम्पॉसिबल, लिखा हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सरफेस पर फ्रिक्शन था ही नहीं, और अगर फ्रिक्शन नहीं था तो वो कोई चीज उस पर चल कैसे रही। इज इट क्लियर? तो वो हम लोग एज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं आप सोचो कि सर आपने बताया फ्रिक्शन वी कांट रिमूव, और कई जगह लिखा होता है फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस पुली। वो हम लोग एज्यूम कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत कम होता है, कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं फ्रिक्शनलेस, क्योंकि ऐसा होता नहीं। ओके